सीवरेज मसाइल के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मोहल्ला रसूलपुरा और सिद्धपुरा में सीवरेज मसाइल। ख्वाजा सराव का इलाका मकीनों के साथ वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। ख्वाजा सराव ने ढोलक बजाकर वासा की कारकर्दगी की मजम्मत की। कहते हैं कि वासा की नाअहली से मोहल्ला सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि सीवरेज मसाइल के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मोहल्ला रसूलपुरा और सिद्धपुरा में सीवरेज मसाइल। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद से आम शहरी तो परेशान है ही। अफसोस की बात यह है कि ख्वाजा सराव भी इस वक्त एहतजाज पे उतर आए हैं। हम इस वक्त सिद्धपुरा में मौजूद हैं, जहां पर अहले इलाका और ख्वाजा सराव की जानिब से जो है वो वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? ये कहने पाए इस महल रहायशी रहने वाले हैं। गली च पानी है, नंगन जगह ना बहन जगह वा लामा भी हुकूमत लगे साड़ी अपील वा कोई पैसा लगे साड़ी कोशिश कर साड़ियां गलियां साफ कर। बच्चे बीमार हो गए, बुरा हाल बौके धाड़े बिल्कुल ये वो आवाज है। आप बताइएगा किस किस्म की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्या सूरत हाल है इलाके में? यहाँ 2 महीने से पानी खड़ा है गंदा बिल्कुल, और उसमें से गुजरना भी मुश्किल है। नमाज पढ़ने के लिए भी कहीं नहीं जा सकते हम। मेरी दुकान है करियाने की, और इस 2 महीने में मेरी दुकान बंद पड़ी है। अब बताएं हम यहाँ क्या कर सकते हैं? बच्चे भूखे मर रहे हैं घर में, और कोई कारोबार करने की जगह नहीं है। जी बिल्कुल, ये वो आवाज़ है जो आम आदमी की आवाज़ है। जहां पर भी कारोबारी मराकज़ में पानी जमा है वहां पर कारोबार मुतासिर हो रहा है, और अगर रिहायशी इलाकों में पानी जमा है तो वहां पर ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है। और ख्वाजा सराव की ये अपील है कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए। उनका कहना है कि वासा इस मामले को देखे और सीवरेज के मसाइल हल करे। जी, शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। सीवरेज मसाइल के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मोहल्ला रसूलपुरा और सिद्धपुरा में सीवरेज मसाइल। ख्वाजा सराव का इलाका मकीनों के साथ वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। ख्वाजा सराव ने ढोलक बजाकर वासा की कारकर्दगी की मजम्मत की। कहते हैं कि वासा की नाअहली से मोहल्ला सीवरेज के गंदे पानी में डूबा है। फैसलाबाद की सूरत हाल आपने जानी। अब रुक करेंगे ग्रीन टाउन का। पाकिस्तानी मैनचेस्टर के ग्रीन टाउन के इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मुंतखब नुमाइंदे कोई काम नहीं करवा रहे। वासा मकीनों का शिकवा। कहते हैं सीवरेज के पानी की वजह से घरों से निकलना मुहाल हो गया। आपको बताते चलें इस हवाले से, पाकिस्तानी मैनचेस्टर के ग्रीन टाउन के इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी बताएगा। जहाँ बात की जाए मिलर रोड ग्रीन टाउन का इलाका, जहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है, बारिश का पानी जमा, और उसकी वजह से अहलियाने इलाका की ज़िंदगी अचीरन हुई पड़ी है। प्रॉब्लम्स है, घर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर पानी की नामुनासिब निकासी की वजह से इनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अहलियाने इलाका से जानते हैं। जी बताइएगा किन किन मसाइल का सामना आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये पिछले 2-3 दिन से जो है सीवरेज का निज़ाम जो है यहाँ पे बंद हुआ पड़ा है। 2-3 दिन से जो सीवरेज का पानी यहाँ पे गलियों में सड़कों पे जा रहा है। उसके बाद रात बारिश हुई है तो भी आपके सामने देख लें आप क्या हाल है। यहाँ सूरत हाल आपके सामने ही है, देखें कितना कितना पानी है। MPMA ने क्या काम कर रहे हैं इधर? MPA जो है मेयर हामिद रशीद साहब है, नून लीग से हैं, उनका कोई तल्लक नहीं है। उसके बाद जो है MNA साहब वो है राजा रियाज साहब। अब आप खुद देख लें राजा रियाज साहब के कितना काम किया इन्होंने। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है यहाँ पे ना, लोग जो आते जाते हैं प्रॉब्लम होती है उन्हें। तो जी क्या कहेंगे, वासा की जानब से कोई काम किया जा रहा है? नहीं, कोई काम नहीं किया जा रहा जी। बारिश होती है तो मुश्किल से वाम गुजरती है जी। पानी तो खड़ा रहता है, 5-5 10 दिन खड़ा रहता है वाम। कोई वासा का कोई बंदा नहीं आता, कोई इधर निज़ाम नहीं है वासा का। कितने दिनों से जमा है? ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। जब बात की जाए कोई भी बारिश होती है या सीवरेज का पानी है तो वो कई कई दिन तक जमा रहता है। यानी इलाका का मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो वासा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, उनके MNA राजा रियाज नाकाम हो गए, और कोई भी जो काम है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई पड़ी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वासा की नाअहली। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी कई इलाकों में जमा हो गया। सूसा रोड के अतराफ के इलाके पानी पानी हो गए। मकीनों का गुजरना भी मुहाल हो गया। आपको इस हवाले से बताते चले, वासा की नाअहली। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी कई इलाकों में जमा हो गया।
سوسا روڈ کے اطراف کے علاقے پانی پانی، مکینوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ بارش کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ کہا جاتا ہے بارش رحمت ہے، لیکن لوگوں کے لیے زحمت بن چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے وقاص بیگ سے۔ جی وقاص، بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، رحمت کی بارش جو ہے وہ واسا کی غفلت کے باعث ہے رحمت بن کے رہ جاتی ہے شہریوں کے لیے۔ فیصل آباد کا پوش علاقہ ہے سوسا روڈ، سعید کالونی نمبر 2 اور اس کے اطراف کے کئی علاقے، کئی گلیاں جو ہیں وہ اس وقت صرف پانی پانی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہاں پر سیوریج کے مسائل تو پہلے سے موجود تھے، جو متعدد بار کمپلینس کے باوجود شہریوں کا کہنا ہے کہ حل نہ ہو سکے، لیکن اب گزشتہ رات ہونے والی بارش سے اس قدر پانی گلیوں اور سڑکوں پر موجود ہے کہ اپنے گھروں میں جانا، مساجد تک جانا جو ہے وہ بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علاقہ مکین ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایسی سچویشن جو ہے روڈ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں، کچھ گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، تو یہ کب سے سچویشن ہے؟ واسا اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں کر رہا؟ جی یہ بارش سے پہلے یہ جو روڈ ہے، جیسا آپ نے بتایا مین روڈ ہے، سعید کالونی نمبر 1، سعید کالونی نمبر 2، خیابان 2، تو سارا یہ مین سوسا روڈ سے اس کا الحاق ہوتا ہے آگے جا کے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس پہ پانی کی سچویشن، جو پانی کی صورتحال ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس کے حوالے سے کوئی کمپلین کی گئی واسا کو؟ کچھ حل ہوا اس کا؟ جی 1174 ہماری کمپلین نمبر ہے، 1560 کو کرائی ہے۔ اس کے بعد ہم بار بار واسا کے آفس گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور بار بار شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ جو بارشیں تھیں اس سے پہلے کی جو عید سے قبل ہوئی تھی ان کا پانی بھی جو ہے موجود ہے، لیکن اس کی کمپلین حل نہیں ہو سکی تھی کہ پھر نئی بارش کے بعد جو ہے گزرنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت شہری اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ مسائل کیا کیا ہیں؟ اگر پانی کھڑا ہے تو گھروں میں جانا مشکل ہے، اس کے علاوہ بچوں کا اسکول جانا کیسے ممکن ہے؟ کوئی کسی پاسے نہیں جا رہا، نہ مسجد جا سکتے، نہ بچے سکول جا سکتے، نہ دکان تو سودا لین جا سکتے ہیں۔ بستے گر جاندے، بیگ گلے ہو گئے، بچوں کی بہت پریشانی اور ٹینشن بنی ہے۔ بالکل یہاں پہ جو صورتحال ہے اس روڈ پہ سعید کالونی نمبر 2 اس پوش علاقے کے اندر کاروبار کرنے والے کچھ لوگ بھی موجود ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پہ متاثر ہو چکے ہیں۔ بارشی پانی کے مسلسل یہاں کھڑے رہنے کے باعث جو ہے نہ تو کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے کاروبار، ہماری دکان تک پہنچ پاتا ہے اور نہ ہی ہم اپنا کاروبار کر پاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کاروبار کس طرح جو ہے کس قدر اس روڈ کے متاثر ہو رہے ہیں، اور رات جو ہونے والی بارش تھی اس کے بعد پانی کتنا زیادہ ہو گیا پہلے سے؟ یہاں تو بہت زیادہ پانی ہو گیا ہے۔ میں تین سے 4 بار واسا کے دفتر گیا ہوں، لیکن وہاں پہ کوئی افسر بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب جاؤ کہتے ہیں جی افسر نہیں ہے، افسر نہیں ہے۔ ہم چیئرمین واسا اور ایم ڈی واسا سے گزارش کرتے ہیں کہ اس محلے اور اس روڈ علاقے کا آ کر جی بالکل اس علاقے اور اس علاقے سے ملحقہ جو گلیاں ہیں ان کا معائنہ کیا جائے۔ ایم ڈی واسا سے جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میونسپل کارپوریشن بھی بارشی پانی کی نکاسی میں ناکام۔ شہر کی چھوٹی بڑی شاہراہوں سمیت اندرونی شہر کی گلیوں میں پانی پانی ہو گیا۔ فیصل آباد روڈ، محلہ گڑھا، گرلز ڈگری کالج، کچہری روڈ اور موزم شاہ بارش کے پانی میں ڈوب گئی۔ محلہ رحمان آباد، مشکل شاہ اور پورن پلاد بھی بارشی پانی کی زد میں آ گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائے گا۔ آج بالکل گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث چنیوٹ شہر میں جل تھل ایک ہوئی پڑی ہے۔ چنیوٹ کے متعدد علاقوں سمیت فیصل آباد روڈ پر دیکھا جائے تو بارش کا پانی دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ کوئی دریا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جھیل ہے، بلکہ یہ بارش کا پانی ہے جو کہ یہاں پر دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بارشوں سے قبل انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے۔ بھائی جان بتائیے گا کہ یہ بارش کا پانی یہاں پر دریا کا منظر پیش کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا پریشانی ہے آپ؟ اس میں بہت ہمیں مشکل ہے۔ یہ تو صرف فیصل آباد مین روڈ ہے، لیکن ہمارے اب گلیاں دیکھ لیں، بازار دیکھ لیں، پیچھے بیک سائڈ پہ دیکھ لیں، وہاں 2-2-2.5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی پچھلے روزہ عید پہ بھی جب تھا کرنٹ بھی پڑتا رہا، ہمارے جانور بھی کچھ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایسے بہت ہی مشکل ہے۔ ہمیں اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے کہ اس کا بہترین سے بہترین حل کریں۔ بالکل شہری شدید پریشان ہے، کچھ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ دیکھیے کہ پورے اس روڈ پر جبکہ شہر کے متعدد علاقوں میں گندا پانی جمع ہے، کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر فیصل آباد روڈ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، کوئی نہیں آتا۔ جب بھی بارش ہوتی ہے ادھر 2-2 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ سامنے میرے ہوٹل میں بچوں کا نظام کیسے چلاؤں گا؟ کوئی بات نہیں سن رہا، کوئی گڈی نہیں آ رہی، کوئی عملہ نہیں آ رہا، یہ پانی ایسے ہی ہفتہ ہفتہ کھڑا رہتا ہے۔ تو سر مہربانی ہے یہ پانی اٹھوا لیں تو ہماری بھی کوئی روزی کا سلسلہ چل جائے۔ بالکل شہری شدید پریشان ہے، گندا پانی، بارش کا پانی جو ہے وہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بارش کی وجہ سے فیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ چنیوٹ میں بارش کے باعث بیشتر علاقوں کی بجلی بند ہو گئی۔
सेटेलाइट टाउन, मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला करमाबाद समेत मुतादिद इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। बिजली की बंदिश की वजह से सार्फिन परेशान हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट फैस्को बिजली की फराहमी में बुरी तरह नाकाम हो गई है। गुज़श्ता रोज़ भी 5-5 घंटों पर मुश्तमिल 2 दफ़ा लाइट जो है वो बंद की गई और रात 12 बजे के बाद चिन्योट और गिरदोनवा में बारिश हुई है। उसके बाद से अब तक न सिर्फ अंदरून शहर के बेशतर जो इलाके हैं वो बिजली सप्लाई से महरूम हैं, बल्कि जो मदाफाती इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली जो है वो गायब है, जिस वजह से जो सार्फिन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर्स जो हैं वो फैस्को के ट्रिप कर गए हैं और इन फीडरों का ट्रिप कर जाना मामूल बन गया है, जिस वजह से सार्फिन जो है वो खासे परेशान है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे, कौन सा आपका इलाका है, बिजली है वहाँ पर? जी, अंदरून शहर का हम रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। बच्चे बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं, औरतें बेचारी एक दो घरों से पानी भर भर के तंग आ चुकी हैं। तो हमारा बिजली वालों से मुतालबा है कि इसको ठीक करें और आसानी हो जाता। कब से बिजली बंद है? कल भी 5 घंटे बंद रही और रात फिर बड़े दलील, वो बहुत परेशान किया इन्होंने, 5 घंटे फिर बंद रही, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, सार्फिन का कहना है कि कोई पूछने वाला नहीं है। कल रात भी जो है वो मुसलसल 5 घंटे अंदरून शहर की बिजली जो है वो बंद हो गई थी, जिस वजह से फैस्को सार्फिन और उनसे परेशानी का सामना करना पड़ा। और फैस्को अफसरान का कहना था कि ब्रेक डाउन जो है वो हो गया था, जिसे मरम्मती काम करते हुए जो है वो इतना ज़्यादा टाइम लगा। दूसरी जानिब आज बारिश होने के बाद से अभी तक बेशतर फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं। ताम फैस्को अफसरान का यह भी कहना है कि उस पर भी मरम्मती काम जो है वो शुरू करवा दिया गया। से आगाह करने के लिए नाजरीन, अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में महंगाई के बादल, एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे और पार्ट्स के रेट बढ़ गए। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं हुकूमत से महंगाई काबू नहीं हो रही। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, बताएगा। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स जो हैं वो धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। वजूहात क्या हैं? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डॉलर के रेट्स जो हैं वो बढ़ गए, जिसकी वजह से एम्ब्रॉयडरी मशीनों के, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के रॉ मटेरियल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। धागे की कीमत मज़ीद बढ़ी है, इसके साथ साथ जो मशीनों के पार्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए राना अब्दुल गफूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सदर हैं। एक और यूनिट बंद पड़ा है, कितने यूनिट्स बंद हो चुके हैं और कितने यूनिट्स मजीद बंद होने जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से, क्यों इतनी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई? जी भट्ट साहब, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे या आप खड़े हैं, यहाँ पे 8 यूनिट हैं और 8 के 8 यूनिट इस वक्त बंद पड़े हैं। यहाँ से आप असल सूरत हाल आपको वाज़ह हो जाएगी कि इस वक्त फैसलाबाद में या पूरे पाकिस्तान में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के क्या हालात हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आए दिन इन्होंने पेट्रोल का रेट जब बढ़ जाता है तो उससे हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है, हमारे धागे का। और साथ अफसोस की बात यह है कि डॉलर इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। इस वक्त हाईएस्ट उसकी जो चल रही है 165 पे डॉलर चल रहा है हमारा, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है और डॉलर का फौरी तौर पर उस पर असर होता है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। जब आपकी प्रोडक्शन की कास्ट बढ़ जाती है तो आगे लोगों के पास बिल्कुल भी इस टाइम परचेजिंग पावर नहीं है, कपड़ा बिल्कुल नहीं बन रहा और जो कपड़ा है कोरा कपड़ा उसका रेट भी धड़ाधड़ बढ़ रहा है। ऊपर से 2 छुट्टियां भी हो गई। हाँ जी, और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हम पहले भी इनको यही रोते रहे हैं कि ये कोरोना का बहाना बना के ये छुट्टियां कर देते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं। इससे जो है जब मार्केट खुलती है तो रश बढ़ता है, इसकी वजह से कोरोना के चांसेस। मशीन के ऊपर कितने वर्कर्स काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी की? एक मशीन के ऊपर तकरीबन 6 बंदे काम करते हैं। और एक फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीनें होती हैं? एक फैक्ट्री के अंदर कम से कम 2 से लेके 20, 30, 40 तक भी यहाँ पे हमारे यूनिट है और लाहौर में 100 मशीन का यूनिट है। यानी कि इस वक्त एक यूनिट के हवाले से बात की जाए तो औसतन उसके साथ 50 वर्कर्स का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ये 50 वर्कर्स नहीं है, ये 50 ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। माली साल के पहले माह में रिकॉर्ड बरामदात टेक्सटाइल सेक्टर में नेटवेयर मर्दाना गारमेंट्स का पहला नंबर। नेटवेयर मर्दाना की 40 करोड़ 60 लाख डॉलर बरामदात रिपोर्ट हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात करें बरामदात के हवाले से तो जुलाई 2021 का माली साल का पहला महीना रिकॉर्ड सतह पे रहा है बरामदात के अंदर, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि इस बरामदात के अंदर नेटवेयर ने दोबारा से टॉप किया है। एक्सपोर्ट के इस सेक्टर्स के अंदर देखा जाए तो टेक्सटाइल के तीनों जो पहले दर्जे हैं टेक्सटाइल ने लिए हैं। हाफिज राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं PHMA के, इनसे बात करें। हाफिज साहब, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, दूसरा ये कि एक्सपोर्ट्स के तीनों पहले नंबर्स जो हैं वो टेक्सटाइल के पास है, नेटवेयर, होम टेक्सटाइल और फिर जर्सी, और वो भी फिर आपका नेटवेयर का आ जाता है। किस हद तक देखते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट सही सिमत में जा रही है, कुछ चीज़ें पूरी भी करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो हमारे टेक्सटाइल में जिन्होंने टॉप किया है एक्सपोर्ट में, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, और दूसरा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी तमाम टीम को जो बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी के साथ उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन सबको मैं इस पे कंग्रेचुलेशन बोलता हूं। और स्पेशली हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबल किया है एक्सपोर्टर्स को। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के बेहतरीन मौके मौजूद हैं और रिकॉर्ड आर्डर मौजूद हैं। अगर हम इनको मज़ीद आगे इन्हेंसमेंट करना चाहें तो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो एक्सपोर्टर को उस यकीनी बनाई जाए, और उसके लिए 5% जो है वो कॉटन के ऊपर ड्यूटी ख़त्म की जाए। DLTL की जो पेमेंट हैं वो एट द टाइम और रियलाइजेशन जो है वो फुलफिल की जाए ताकि लिक्विडिटी क्रंच को ख़त्म किया जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, केसेस फिर बढ़ने लगे। डिवीजन भर में 73 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 58 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में 12, झंग में 3 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको इस हवाले से बताते चलें कि कोरोना की चौथी लहर का खदशा, केसेस फिर बढ़ने लगे। डिवीजन भर में 73 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 58 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में 12 और झंग में 3 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में रोजाना की बुनियाद पे कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में नजर आ रहा है। फैसलाबाद जिले में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 58 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद फैसलाबाद जिले भर में जो तनासब है वो 9% रिकॉर्ड हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा देखने में नजर आ रहा है। ताहम इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में 92 कोरोना वायरस के मरीज जेर इलाज है, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और फैसलाबाद में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की जो तादाद है वो 22,431 हो गई है, जिन्हें में वायरस की तशखीस जो है वो की जा चुकी है। महकमा सेहत से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस वबा से महफूज रहा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा के सबसे बड़े DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद फारूक की कारकर्दगी का पोल खुफिया एजेंसी ने खोल दिया। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक MS मुबैना तौर पर लाखों रुपए की करप्शन में मुलविस निकला। आपको बताते चले इस हवाले से कि टोबा के सबसे बड़े DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद फारूक की कारकर्दगी का पोल खुफिया एजेंसी ने खोल दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद मेमू से। जी शाहिद, बताएगा रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफ हुआ? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में खुफिया अदारे की रिपोर्ट ने टोबा टेक सिंह के सबसे बड़े हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अहमद फारूक की जो कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। लाखों रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस निकला है। खुफिया अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो अगर बात करें जो कमिश्नर फैसलाबाद को भेजी गई है, उसमें जो है मुख्तलिफ जो लेबॉर्टरियों में सरकारी फीसेज है उसकी मद में जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है बात करें तो इसमें जो है ब्लड बैंक में 30% कमीशन जो है वो वसूल किया जा रहा है, और इसमें से मुख्तलिफ मुलाजमीन को होते हुए 15% जो है MS को जाता है, बाकी 15% जो है मुलाजमीन को जा रहा है। इसके साथ साथ बाकी जो लेबॉर्टरियों के टेस्ट है वहाँ पर भी 15 से 20% कहीं पे, 15% कहीं पे 30% जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 की बात करें तो इसमें 45,532 रुपए जो है MS के जो है हवाले किए गए हैं। इसी तरह माह मई की बात करें
तो 41,861 रुपए जो है रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर MS को फराहम किए गए हैं। इसके अलावा जून की अगर बात करें तो 49,371 रुपए जो है मुबैना तौर पर MS डॉक्टर अहमद फारूक जो है उसके हवाले किए गए हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स हैं और एजेंसी जो है खुफिया अदारे उनकी जानिब से फराहम की गई और ये वाज़े तौर पर जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि वहाँ पे जो है अंधाधुंध करप्शन की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ एक दर्जा 4 का मुलाजम जिसका नाम जो है रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर लिखा गया है कि वो जो है MS का राइट हैंड है जो तमाम जो मामला तय करने में ये मुलव्वस निकल रहा है। और अभी तक जो है इंतज़ामिया जो है वो भी हरकत में ज़रूर है क्योंकि कमिश्नर फैसलाबाद को ये खुफिया अदारे की रिपोर्ट जा चुकी है और उसके बाद जो है अभी तक मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे, आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन DHQ हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में मिलने वाली नामालूम लाशों को महफूज रखने में मुश्किलात का सामना। मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हालात बेहतर ना हो सके। 3 में से 1 फ्रीजर खराब, 9 की जगह 12 लाशें मौजूद। मजीद लाशें रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं। आपको इस हवाले से बताते चले फैसलाबाद में मिलने वाली नामालूम लाशों को महफूज रखने में मुश्किलात। मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हालात बेहतर ना हो सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अजहर हुसैन से। जी अजहर बताएगा। आज बिल्कुल डिवीजन भर फैसलाबाद में मिलने वाली नामालूम लाशों को महफूज बनाने के लिए, महफूज रखने के लिए सिर्फ से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां पे जो है वो अब जगह फुल हो चुकी है और अभी तक कोई नया तरीकाकार जो है वो नहीं बनाया जा सका, जिसके सबब रोजाना की बुनियाद पर मिलने वाली नामालूम लाशों को महफूज रखना जो है मुश्किल हो गया है। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर चौधरी साहब मौजूद है। जी सर, बड़ा अहम मसला है, क्या कहेंगे? देखें जी, मेडिकल के जो तलबा हैं उनकी तदरीस के लिए हमें डेड बॉडीज़ चाहिए होती हैं ताकि उनके ऊपर उनको हम सिखा सकें कि ह्यूमन बॉडी की साख्त कैसी है, उसकी बोन्स के बारे में, बाकी जो फ्लैश के बारे में, मसल्स के बारे में हम बताते हैं। अब ये वो बॉडीज़ होती हैं जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं, जिनकी डेथ हो जाती है और उनको कोई वाली वारिस, जिसको हम कहते हैं लावारिस लाशें, और उसका एक पूरा प्रोसेस है। पुलिस उसके बारे में तहकीक करती है, ये किसी की जो है बाद में क्लेम ना आ जाए, और सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद जब वो इस बारे में पूरी तरह श्योर हो जाते हैं कि इसका कोई क्लेमेंट नहीं आया तो वो बॉडी हमारे पास शिफ्ट कर दी जाती है और फिर हम इस बॉडी को जो है सर्द खाने में रखते हैं। हमारे पास यहाँ 4 सर्द खाने हैं। एक सर्द खाने के अंदर 3 बॉडीज़ जो हैं वो आ सकती हैं, यानी हम 12 बॉडीज़ जो हैं महफूज कर सकते हैं यहाँ। और उसके बाद हम ये बॉडीज़ जो है ना इस्तेमाल करते हैं बच्चों की तालीम के लिए, ना सिर्फ इस इदारे में बल्कि ये हम दूसरे जो इदारे हैं पंजाब के अंदर मेडिकल के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी, वो हमसे ये बॉडीज़ लेते हैं। तो इस तरह होता ही है कि कई दफ़ा ऐसी बॉडीज़ भी आ जाती हैं जो काफ़ी देर के बाद लाई जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा मखदूश हालत के अंदर होती हैं और इसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, जिसको हम प्यूट्रीफाइड बॉडीज़ कहते हैं, और वो इस काबिल नहीं होती हैं कि हम स्टूडेंट्स को कहें कि इसके ऊपर जो है आप सीख सकें। तो उनको हम थोड़ी देर के बाद रख के हम उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं, तस्वीरें उसकी कंप्यूटर में रख के, और उसके बाद हम उनको दफना देते हैं। हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के पीछे एक कब्रिस्तान है जो नोटिफाइड कब्रिस्तान है अकॉर्डिंग टू दी SOPs, वहाँ दफना देते हैं। और उसके बाद फिर हम अगर उनकी जो हड्डियाँ हैं वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। और इस वक्त हमारे पास जो 4 सर्द खाने हैं उसमें जो एक सर्द खाना है वो ख़राब है, जिसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर भी ठीक हो जाएगा। तो हम 12 बॉडीज़ जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नेपरा का जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 19 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक CPPAG ने 80 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस कयानी से। जी अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, जून 2021 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो समाअत हुई थी उसमें जो है फैसला लेते हुए 19 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी है। नेपरा अथॉरिटी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। CPPA ने 80 पैसे फी यूनिट इजाफे की इसमें दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने जो 28 जुलाई को जो समाअत की थी उसके बायस यह है 19 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। इसका इतलाक सिर्फ अगस्त के महीनों के बिलों पर होगा।
اور डिस्को के तमाम सार्फिन मासवाए 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन और जरिए सार्फिन पर जो है इसका इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा तमाम सार्फिन पर इसका इतलाक होगा। सनती सार्फिन जो इंडस्ट्रियल स्पोर्ट पैकेज का फायदा ले रहे हैं इनको मनफी FCA का फायदा इजाफी कीमत जो है के हवाले से यूनिट पर नहीं मिलेगा। अलबत्ता बेस टैरिफ की हद तक मनफी FCA का फायदा जरूर मिलेगा। और इस तरह जो के इलेक्ट्रिक पर इसका इतलाक नहीं होगा। 10 सिक्किम कार कंपनियों के लिए जो है 19 पैसे यूनिट बने। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डाकुओं को करार वाकई सजा न मिलना डकैतियां बढ़ने की बड़ी वजह करार। फैसलाबाद में बरवक्त शनाख्त परेड न होना मुल्जिमान की जमानत और बरियत का बायस बनने लगा। 7 माह में 1080 मुल्जिम ट्रेस आउट, सिर्फ 432 की शनाख्त परेड हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डकैती, चोरी और राहजनी के मुकदमात में गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त परेड ना करवाने का अमल मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से डाकुओं और राहजनों की ना सिर्फ जमानतें मंजूर हो जाती हैं बल्कि ट्रायल के बाद उनकी बरियत के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। शनाख्त परेड ना होने की वजह से जिन डाकुओं की जमानतें मंजूर होती हैं वो जेल से बाहर आने के बाद डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा का सबब बन रहे हैं। IG पंजाब की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि जो भी डाकू और राहजन गिरफ्तार किया जाए उसकी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल करने के बाद ही उसको मुकदमा में नामजद किया जाए और बरामदगी करने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया जाए। मगर फैसलाबाद के तफ्तीशी अफसरान इस प्रैक्टिस को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक 7 माह के दौरान डकैती और राहजनी की 1800 वारदातें हुई हैं, जिनमें से पुलिस की जानिब से 60% वारदातें यानी 1080 वारदातों को ट्रेस आउट कर लिया गया, जबकि 720 वारदातें ऐसी हैं जिनको अभी तक ट्रेस आउट नहीं किया जा सका। 1080 वारदातें जो ट्रेस आउट हो गई हैं उनके मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 432 डाकू ऐसे थे जिनकी शनाख्त परेड करवाई गई, जबकि 600 के लगभग ऐसे थे जिनकी शनाख्त परेड नहीं करवाई गई और शनाख्त परेड के बगैर उनको चालान करके जेल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उनकी जमानतें मंजूर होने का सिलसिला जारी है। इस वजह से फैसलाबाद के पुलिस हुकाम का कहना था कि तफ्तीशी अफसरान को यह हिदायत की गई है कि शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाए। ताहम एक मुकदमा में शनाख्त परेड करवा ली जाती है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर तर्जुमान पुलिस मुनीब अहसन का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो भी मुल्ज़मान डकैती हम गिरफ्तार करते हैं उन्हें अदालत में पेश करके शनाख्त परेड के लिए जेल में बंद किया जाता है और उनकी शनाख्त परेड के बाद ही उनके जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग है वो की जाती है। और जो मुल्ज़मान अपनी पुरानी वारदातों का इंकशाफ करते हैं कि ये वारदातें भी हमने की हैं और उसका अरसा गुजर चुका होता है तो चिन्योड रेस्क्यू 1122 को जुलाई में 51,000 से ज्यादा बोगस कॉल्स मौसूल हुई। एमरजेंसी नोयत की कॉल्स की तादाद सिर्फ 1800 रही। हादसात में भी कमी ना सकी। जिले में गुज़श्ता माह 562 ट्रैफिक हादसात हुए। हादसात में 703 अफराद जख्मी हुए, 4 अफराद जाँ बहक हुए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार खुम्मद से। जी वकार बताएगा। जी चिन्योड की अगर बात करें तो ना हादसात में कमी आ सकी है बल्कि पहले की निस्बत हादसात बढ़े हैं। जुलाई में रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योड जिला में 562 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 703 अफराद जख्मी हुए और उनमें 487 अफराद को रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल शिफ्ट किया। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि रेस्क्यू 1122 की जो इमरजेंसी नंबर है 1122 उस पर जो बोगस कॉलर्स हैं उनकी तादाद कम नहीं हो सकी। जुलाई में टोटल 60,000 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 51,000 बोगस कॉल्स थी। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, इस हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रॉन्ग कॉल्स करते हैं, बोगस कॉल्स करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही बताया कि 60,000 के करीब कॉल्स जो हैं वो हमें मौसूल हुई हैं और जिसमें तकरीबन 1800 समथिंग जो है वो हमारी एमरजेंसी कॉल्स हैं और जिसमें हमने लोगों को रेस्क्यू किया है, शिफ्ट किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद जो है वो ऐसी कॉल्स की है जो कि एमरजेंसी कॉल्स नहीं हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स हैं या और इस तरह की कॉल्स हैं डिस्टर्बिंग या और इसका काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसमें मेरा मैसेज यही है अपने तमाम लोगों के लिए कि काइंडली रेस्क्यू 1122 का जो ये नंबर है, ये एक एमरजेंसी नंबर है, इसको सिर्फ अपने मोबाइल को चेक करने के लिए या इस तरह की और चीज़ों के लिए या गैर ज़रूरी तौर पर इसको इंगेज ना करें, क्योंकि इस तरह गैर ज़रूरी इंगेज
کرنے سے اگر کوئی واقعی ایمرجنسی میں ہے اور اس کا نمبر نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ایک بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. تو کائنڈلی اس پر غیر ضروری طور پر کال نہ کریں. ہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہے تو ریسکیو 1122 پہ ضرور کال کریں اور ریسکیورز آپ کی مدد کے لیے 24/7. 1000 بوگس کالز موصول ہوئی. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فنڈز کی کمی. ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں پناہگاہ کی تعمیر 26 ماہ بعد بھی ادھوری رہ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مئی 2019 میں شیلٹر ہوم کا سنگ بنیاد رکھا تھا. دوسرے شہروں سے آنے والے چھت کی تلاش میں مارے پھرنے لگے. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. بتائے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تقریباً 26 ماہ پہلے جھنگ کا دورہ کیا اور انہوں نے اپنے دورے کے دوران DHQ ہسپتال میں پناہ گاہ کا سنگ بنیاد بھی رکھا. اس پناہ گاہ کے سنگ بنیاد کی تختی ابھی تک لگی ہے. مئی 2019 میں اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے جو تخمینہ تھا وہ 70 لاکھ روپے لگایا گیا، لیکن 26 ماہ گزرنے کے باوجود پناہ گاہ کی عمارت ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے ایسے افراد جو رات کے وقت یہاں پر آتے ہیں ان کو جو ہے وہ سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی. ان کے لیے بڑا ایک تحفہ تھا حکومت کا، لیکن حکومت کے اس جو پروجیکٹ کو نظر انداز کر دیا گیا اور اسی عمارت کے قریب جو جھاڑیاں ہیں وہ اگائی ہیں اور یہ پورا علاقہ جو اس وقت جنگل کا منظر پیش کرنے لگا. اس حوالے سے کچھ لوگ موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ پناہ گاہ بن رہا تھا، پناہ گاہ کی تعمیر رک گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا فائدہ تھا؟ آپ لوگوں کو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ جی ہمارا تو یہی مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، عمران خان صاحب سے. یہ دیکھیں بہت ہی سہولت تھی، لیکن آپ کے سامنے یہاں کھنڈر بن چکے ہیں. یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، جھاڑیاں رات کو یہاں پہ نشئی آ جاتے ہیں. لوگ دور دراز سے آتے ہیں یہاں پہ DHQ کے لیے سہولت کے لیے، لیکن کوئی سہولت یہاں میسر نہیں ہے. یہاں بیچارے روڈوں میں پڑے ہوتے ہیں، بیچارے رات کو لیڈیز پڑی ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے رات کو یہاں پہ نشئی آ جاتے ہیں، بارڈری آ جاتے ہیں، یہاں کے انتظامیہ وغیرہ کوئی یہاں پہ کوئی کرنے والا نہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پناہ گاہ کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبردار ہوشیار. فیصل آباد ریلوے کی اراضی پر قابض افراد کے گرد شکنجہ تنگ کر دیا گیا. ریلوے انتظامیہ نے ریلوے کالونی سمیت سرکاری اراضی پر قابض افراد کو وارننگ نوٹس بھجوا دیے. مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے. اویس بتائے گا. جی بالکل، ریلوے کی اراضی پر قابض افراد ہو جائیں تیار. اسی حوالے سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ریلوے کی اراضی پر غیر قانونی طور پر قابض افراد کو وارننگ نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. فیصل آباد راجبا روڈ پر ریلوے کی اراضی پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر لنڈا بازار لگایا گیا ہے، اس کو محکمہ ریلوے کی جانب سے وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کالونی میں جو لوگ پرائیویٹ طور پر جو ہیں وہ کرایوں پر رہائش پذیر ہیں ان کو بھی وارننگ نوٹسز جاری کر دیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ریلوے کی سرکاری اراضی کو جو ہے وہ خالی کروایا جائے. اسی حوالے سے محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر ریلوے کی اراضی پر قابض افراد کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے. بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. FBR آن لائن سسٹم فاسٹر سے مسترد سیلز ٹیکس ریفنڈز پر اثر نو پروسیسنگ ہوگی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ماتحت دفاتر کو مکمل اسکروٹنی کے احکامات جاری کر دیے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ عمیر عصمت سے. عمیر بتائے گا کیا احکامات جاری کیے گئے؟ جی ٹیکس گزاروں کے لیے اہم خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ماتحت دفاتر کے افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے سیلز ٹیکس کے وہ تمام ریفنڈز جو کہ آن لائن فاسٹ سسٹم کے ذریعے اپلائی کیے گئے تھے اور ان پر کسی وجہ سے اعتراضات لگنے کی وجہ سے وہ عارضی طور پر ان پر پروسیسنگ رک گئی یا وہ عارضی طور پر مسترد کر دیے گئے، تو ان پر اثر نو پروسیسنگ کی جائے اور ان تمام کیسز کو بورڈ کو بھجوایا جائے تاکہ ان کی حتمی منظوری دی جا سکے. اس حوالے سے ایسے تمام سیلز ٹیکس کے ریفنڈز جن کی مالیت ایکسپورٹ کی مجموعی مالیت کا 12% بنتی ہے تو ان کی پروسیسنگ آن لائن فاسٹر سسٹم کے ذریعے کی جائے گی، جبکہ ایسے کیسز جن میں جو کلیم کیے جانے والے ریفنڈز کی مالیت ہے وہ مجموعی ایکسپورٹ کی یا برآمدات کی 12% شرح سے زائد ہے تو ان تمام کیسز کی مکمل طور پر سکروٹنی کا حکم جو ہے وہ FBR افسران کو دیا گیا ہے کہ اس کیس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مکمل طور پر سکروٹنی کریں اور اس کے بعد اگر وہ ریفنڈ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کی مزید پروسیسنگ کی جائے
जिसके बाद वो केसेस बोर्ड को जाए और बोर्ड उनकी हतमी मंजूरी देगा और वो रिफंड्स की रकम जो है वो टैक्स गुजारों को अदा की जा सकेंगी। बोर्ड इसी हतमी तरह मंजूरी देगा। बहुत शुक्रिया उमैर इस्मत तफसीलात से आगाह करने के लिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग शाहिद अबाजोया की ज़ेर इंसदाद डेंगू मीटिंग का इनेकाद किया गया। डेंगू लार्वा मिलने पर मुतल्लिका इलाकों में फोक स्प्रे किया जाए और तमाम महकमों को सेमिनार करवाने और खुसूसी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जंग शाहिद अबाजोया की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मीटिंग का एहतमाम किया गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सिटी 41 का वतन अजीज पर जान का नजराना पेश करने वाले सपूतों को सलाम। बुबाना के सपूत मेजर साकिब अली अवान शहीद की दूसरी बरसी। मेजर साकिब अली अवान ने 2019 में बाजोड़ एजेंसी के मकाम पर शरपसंद अनासी के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मजीद तफसीलात जानेंगे फखर देवान से। जी फखर बताएगा। जी बिल्कुल, वतन अजीज़ के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को सिटी 41 का सलाम। आज बोना के सपूत और कौमी हीरो मेजर साकिब अली अवान शहीद की दूसरी बरसी निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेजर साकिब अली अवान ने आज से 2 साल कबल बाजोड़ एजेंसी के मकाम पर दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की कब्र पर असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी, शहीद के अहल खाना और इंतजामिया के अफसरान ने हाजिरी दी है। कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी भी की गई है। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और पूरे अहले भवाना का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करते हुए आज जो शहीद मेजर साकिब अवान साहब की बरसी को आप भूले नहीं हैं, आप लोगों ने याद रखा है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ में जो अहल खाना में से शहीद के वालिद मोहतरम मेरे दाईं साइड पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनकी पूरी फैमिली को सलाम पेश करता हूँ। देखें, ये हमारे जो शुहदा हैं, यही हमारी इस पे कह लें कि हमारी बका की यही ज़मानत है कि हम अपने शुहदा को किसी भी सूरत में भूलें नहीं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम दुनिया में जो ओवरऑल वर्ल्ड में आज अगर हम सर उठा के फिर रहे हैं तो उसकी वजह उसके पीछे यही शुहदा का खून है। इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों के बायस हम जो है वो आज फ़ख्र से जी रहे हैं। तो ज़िंदा कौम में कभी भी अपने शुहदा को भूलती नहीं है। आज हम भी अपना कौमी फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और दुआ है कि पूरी कौम जो है वो इसी तरह अपने शुहदा को याद रखे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी का ये कहना है कि वो इस अजीम कुर्बानी पर शहीद और उसके अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। जिंदा कौमें अपने शुहदा की कुर्बानी को फरामोश नहीं करती। मेरे साथ शहीद के वालिद साहब मौजूद हैं, मलक गुलाम हैदर, इस हवाले से इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक ही अकलौता बेटा था जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की, और अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो मैं ज़रूर पाकिस्तान के लिए देता। और मुझे उस बेटे पे फ़ख्र है जिसने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। और मैं खुद भी फौजी हूँ। अल्लाह निगहबान है, उसने मुल्क को बचाया, मुल्क की खातिर अपनी जान दी। मुझे उसकी कुर्बानी पे फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मलक गुलाम हैदर अवान का ये कहना है कि मेजर साकिब अली उनका इकलौता बेटा था जिसने अपने वतन पर जान निछावर कर दी। उन्हें फ़ख्र है अगर उनके से आगाह करने के लिए। सिटी 41 का शुहदा को सलाम। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म